गट बॉडी का वो इंजन है जिस पे हमारी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, चाहे वो हमारी कुव्वत मदाफ़त हो, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो हमारा थायराइड का इशू हो, हार्ट का इशू हो। हमारे डिफरेंट जो से ऑर्गन्स हैं उनकी सेहत हमारे गट पे डिपेंड कर रही होती है। अब यहाँ पर जितने भी गट के लोग मेरे साथ चल रहे हैं उनमें से 80% को एंजाइटी और स्ट्रेस का साथ में इशू है। अब एंजाइटी और स्ट्रेस, क्या एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से गट का इशू हो रहा है या गट की वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस का इशू हो रहा है? क्या इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है? हम लोगों को गट की हेल्थ को बेहतर करने के लिए किस चीज़ को पहले हैंडल करना पड़ेगा, ये आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब समझाने वाली हूँ कि किस तरह से मेडिसिन को यूज़ किए बगैर, क्योंकि लोग एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए मेडिसिन ले रहे हैं जो कि अफेक्ट कर रही है गट की हेल्थ को, और सारा सिलसिला उनका जो सा एक लूप में फंसे हुए हैं लोग। उनको नहीं समझ आ रही है कि हम अपनी किस चीज़ को बेहतर करें। लोग कहते हैं कि हम एंजाइटी की मेडिसिन नहीं छोड़ने को तैयार हैं, हम इसे छोड़ेंगे तो हमें घबराहट होना शुरू हो जाती है कि हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और हम लोग और मज़ीद हम लोगों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। आज की वीडियो सुन के आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने करना क्या है, कहाँ से स्टेप लेना है और कहाँ पर आप लोगों ने एंड करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशन स्टडी, हेल्थ, एक्सरसाइजेज, डिजीज़, इन सब को मैं स्टडी करके लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ डाइट के ज़रिए, उनका लाइफस्टाइल चेंज करके, मेडिसिन को बीच में से आउट करवा के, यहाँ से यहाँ उनके स्टैंडर्ड आ रहे हैं हेल्थ के। आएँ आप लोग भी हमारे साथ अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको फॉलो करें, सुनें और हमारे साथ आप लोग अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करें और सारी चीज़ें आप लोग, और बहुत इजीली आप ये सब कर सकते हैं। आप लोग घर पे ही अपनी हेल्थ को खुद से, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, डाइट चेंज करके खुद से आप अपने डॉक्टर बन सकते हैं और खुद से अपना डॉक्टर बनना सीखें कि किस तरह से हम लोगों को इस टाइम पे ये इशू हो रहा है हम लोगों का, क्योंकि एक ही टाइम पे एक इंसान को दो तरह के इशू चल रहे होते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर किसी इंसान का एक टाइम में ब्लड प्रेशर हाई है, अब उसके पीछे पोटाशियम का जो सा है वो लो होना हो सकता है कि उनका सोडियम जो सा है वो बढ़ गया है। दोनों को इक्वल होना चाहिए, ये सोडियम है ये पोटाशियम है। उसका क्या हो गया, पोटाशियम लेवल नीचे चला गया। और किसी टाइम ऐसा होगा कि उसने कोई सॉल्टी चीज़ें खा ली होंगी, पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की चीज़ें खाई होंगी, उसका सोडियम लेवल वाकई ऊपर गया होगा, पोटाशियम लेवल ठीक होगा लेकिन उसने सोडियम लेवल ऊपर कर लिया होगा। इस तरह की चीज़ें आप लोग तब अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप लोगों ने सब कुछ सुना होगा, समझा होगा, और तब आप लोग समझेंगे कि हाँ मैं ये चीज़ खा रहा हूँ या खा रही हूँ और ये मुझे अफेक्ट करने वाली है और इसकी वजह से मुझे ये इशू है, अब मुझे इसके लिए ये खाना है और इस तरह से चलना है। और यही सलूशन है। मेडिसिन इनके सलूशन नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवाई खा लेना सलूशन नहीं है। उसकी वजह से हार्ट का इशू और वो सारे नर्व्स के डैमेज होना, वो डायबिटीज़ होना, ये सब कुछ चल रहा होता है उनके पीछे सिर्फ एक वो मेडिसिन लेने से। तो इस वजह से आप लोग अपनी डाइट को सीधा करें। अब गट से रिलेटेड अब आएँ, अब एंजाइटी का किस तरह से, अब लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करके लोगों ने जब से अपनी हेल्थ को ख़राब किया है, बहुत सी रिसर्चेज और स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये पाया गया है कि यहाँ पर डायरेक्टली रिलेशनशिप है आप लोगों के ब्रेन का, मेंटल हेल्थ का, क्योंकि जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो पूरे जिस्म में फैली हुई हैं, ठीक है, हमारे गट में। अब गट क्या है, पहले गट को समझ लें। हमारे मुँह से लेके जब हम खाना खाते हैं, हमारे मुँह में हम उसे चबाते हैं, यहाँ पर सलाइवा ऐड होता है, यहाँ से प्रोसीजर गट का शुरू हो जाता है, हाजमे का अमल शुरू हो जाता है। ये नहीं कि सिर्फ आंतों में जाके, आपको गट का जो मायनिंग है ना वो यहाँ मुंह से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को उसके लिए आपको चबा के खाना होगा, अपना सलाइवा ऐड करना होगा, जो थूक जिसे कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, वो उसमें हाजमा के लिए वो अपना प्रोसीजर, अपना अमल यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपका खुराकी नाली के जरिए आपके स्टमक में जाएगा। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, ठीक है, जो तेज़ाब होता है वो उसको हजम कराने में हेल्प करता है। अल्लाह ताला ने ये नेचर ने बनाया हुआ है, ठीक है, जिससे कि हम लोगों ने अपनी डाइट को ख़राब करके उसे बिल्कुल ही तबाह कर दिया हुआ है। जो रोटी सिस्टम है हमारा, पाकिस्तान इंडिया का रोटी सिस्टम, और क्योंकि गंदम को चेंज किया गया, जब उसका फाका जब बड़े सगीर में होने लगा तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने रिसर्चेज वगैरह करके गंदम का साइज़ बढ़ा दिया उसको पूरा करने के लिए। उसकी वजह से उसमें अमल हुए और उसकी ग़िज़ाई जोन सी है वो चेंज हो गई। अब मैदा जोन सा है और उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खा के उसे एक्सेप्ट ही नहीं अब कर पा रहा है, तो उसकी वजह से जो इश्यूज़ आ रहे हैं, ग्रेन को एलर्जीज़ हो रही हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं ये चीज़ें। और वो क्या करता है, रोटी जोन सी है, ये गंदम जो ग्रेन्स हैं ये हमारे जो स्टमक के तेज़ाब को कम करते हैं,
ठीक है, अल्कलाइन बनाते हैं हमारे मैदे के तेज़ाब को ये कम करेंगे। जितनी रोटियां आपने माइंड में रखना है, जितनी डबल रोटियां खाएंगे आपका मैदे का तेज़ाब कम होगा, और मैदे का तेज़ाब कम होने का मतलब है कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, खाना। तो आप लोगों ने अब ये सारा कुछ मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ, किस तरह से अपनी डाइट को आप लोगों ने समझना है। अब मैदे में जाएगा, वहाँ पर हमें तेज़ाब चाहिए उसको हज़म कराने के लिए। अब लोग एप्पल साइडर विनीगर को बुरा समझ रहे होते हैं कि एप्पल साइडर विनीगर शायद वो जौन सा है हमारा वो हमारे खाने में से ग़िज़ाइयत को नहीं हज़म होने देगा, या उसे इतना बुरा कंसेप्ट एप्पल साइडर विनेगर के बारे में पाया जाता है। जबकि वो क्या है, एक प्रीबायोटिक है। वो प्रीबायोटिक क्या होते हैं, हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आंतों में पाए जाते हैं। उसके बाद खाना मैं बताती हूँ, छोटी आंत में जाता है, उसके बाद फिर बड़ी आंत में जाता है। गुड बैक्टीरिया बड़ी आंत में होने चाहिए, और बड़ी आंत में होते हैं। जिसका सिस्टम सही है उसके गुड बैक्टीरिया बड़ी आंत में होते हैं, जो कि उसको खाना एब्जॉर्ब जो खाया आप लोगों ने डाइजेस्ट मैदे में हो गया, कुछ जाके डाइजेशन आंतों में होनी है, और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन, मेन काम वहाँ पे आंतों में एब्जॉर्प्शन का होना है। जो आप लोगों ने खाना खाया है उसके न्यूट्रिएंट्स जो से हैं वो एब्जॉर्ब करने हैं। वहाँ पे गुड बैक्टीरिया ही नहीं है तो उन्होंने एब्जॉर्ब किसने करना है? वो खाना आपका जो न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से जो गट के पेशेंट हैं, जिनको सीबो और जितने भी नाम ले लो आप गट के, वो एक ही उनका मतलब निकलता है कि वहाँ पर गुड बैक्टीरिया नहीं है, और वहाँ पर वो उनको खाना लग ही नहीं रहा है जो वो खा भी रहे हैं। एक तो लूज मोशन उनको वो हो रहा होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है, और दूसरे उनके गुड बैक्टीरिया नहीं है तो वो खाना उनका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहे होते, उनके जिस्म का हिस्सा ही नहीं बन पा रहे होते, उनका वेट तेज़ी से गिर रहा होता है। ये वजह होती है कि उनका वेट गिरने की, ठीक है। अब आप लोगों ने, अब ये सारा गट है, अब गट को जो सा है वहाँ पे भी अब नसें पाई जाती हैं, वहाँ पे भी नर्व्स हैं, ठीक है। तो अब सिग्नल इनका ब्रेन का और गट का आपस में सिग्नल डायरेक्ट होता है। जब आप लोगों को बेचैनी होती है, कोई कहीं इंटरव्यू के लिए जाना होता है, या कुछ इस तरह से कुछ खास किस्म का कोई मौका होता है, तो आप लोगों को बेचैनी होती है, आप लोग वॉशरूम जाते हैं, आप लोगों को पानी पीते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का वो यहाँ पर आपको फीलिंग जो सी है वो आपके गट में फील हो रही होती है। फीलिंग जो है वो एक्साइटमेंट और एंजाइटी का जो है सारा आपको फीलिंग है वो गट में फील होती है। ब्रेन से सिग्नल यहाँ, यहाँ से सिग्नल यहाँ, आपस में जब बॉडी, अब स्ट्रेस में, अगर आप लोग ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, ब्रेन जो है वो सिग्नल देगा आपके स्टमक को, आपकी आंतों को कि बॉडी स्ट्रेस में है। वहीं पर जो आपके एंजाइम्स हैं जिन्होंने खाना डाइजेस्ट करवाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह हैं, वो रिलीज़ ही नहीं होते हैं। जो थोड़ा बहुत रिलीज़ होना होता है, एक तो उनको हमने ख़राब किया हुआ है, उसकी जो लाइनिंग है मैदे की, वो रिलीज़ करने वाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसने रिलीज़ करना होता है वो डैमेज हो चुकी होती है। उसको यूज़ कर करके गलत किस्म की खुराक खा खा के, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा खा के उसकी लाइनिंग डैमेज हो गई होती है और वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है। तो अब इस वजह से हो रही होती है एंजाइटी। अब एंजाइटी के लिए आप मेडिसिन खाते जाएंगे, वो एंजाइटी को थोड़ी देर के लिए वो करेगी, काम डाउन करेगी, लेकिन आपकी डाइजेशन को ठीक नहीं करेगी। आपका डाइजेशन जो है वो अब उसकी वजह से आपके गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म हो रहे हैं, जो थोड़े बहुत हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बैड बैक्टीरिया आ रहे हैं, आपका सलूशन नहीं निकल रहा है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस वो फील होता है अच्छा वो मेडिसिन लेने से। आप लोगों ने एंजाइटी वगैरह की मेडिसिन नहीं लेनी है, आप लोगों ने नेचुरल वे में अपने स्ट्रेस को कम करना है, सही। और इसका आप लोग माइक्रोस्कोपी के थ्रू जो भी इसकी वो ट्रीटमेंट के लिए आप लोग जा रहे हैं, वो सिर्फ चेक करेंगे अंदर दूरबीनें डाल के कि वहाँ पर अल्सर बना है कि नहीं बना है, कंडीशन क्या है, अल्सर तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है। वो डॉक्टर्स आपको ये बताएंगे, हाँ तुम अब रेडी हो गए हो मेरे पास आने के लिए, तुम्हारी ये यहाँ पर अल्सर बन चुका है या नहीं बना है, ये वो दूरबीनें डाल के बताएंगे। आप लोगों को ऐसे किसी प्रोसीजर के पीछे आप लोग भागने की बजाय एक मरतबा आप पुरसकून होकर 5-6 महीने मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को आप लोगों की हीलिंग देखिएगा कितनी स्पीडली होना स्टार्ट हो जाएगी, और आप लोगों का ये इशू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ये गट के इश्यूज़ को ये भी मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि इसका 100% ट्रीटमेंट है, आप लोग 100% अपने इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब यहाँ पर लीकी गट हो गया हुआ है, आंतों में अल्सर हो गए हुए हैं, मैदे में अल्सर हो गए हुए हैं। अब इसकी निशानी क्या है मैदे में अल्सर की? अब आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर आप लोग यूज़ करें। जो आंतों के और गट के जिनको इशू हुआ है, जिनके स्टमक में अल्सर हुए हुए हैं, वो क्या करें? उन्होंने भी यूज़ करना है, लेकिन एक तरीका है उसको यूज़ करने का। आप लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा चम्मच वैसे का वैसा पी जाते हैं। अब जब आप लोगों ने, अब यहाँ पे अब समझे, आप लोगों का मैदे का काम है खाना हज़म कराना। पहले आप लोग
यहाँ पे एंजाइटी का काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे जब आप खाना खाएं, एक तो पुरसकून होके खाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आप लोगों ने कोई चीज़ देखनी है, कोई टीवी पे कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपको इंटरेस्ट जिसमें हो, कोई लेक्चर, कोई जो स्टूडेंट्स हैं जो आप इंटरेस्ट हो के आप लोग सुन सकें, ठीक है। आप लोगों ने पहले अपना स्ट्रेस ख़त्म करना है। और जब आप लोग ऐसे पेशेंट जब खाना खा रहे होते हैं ना, वो अजाब समझ के खा रहे होते हैं कि अब हम ये खाएंगे। मेरे साथ पेशेंट आते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि ये इस तरह से खाना, वो पहले ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि ये हमें तो ये इशू हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपना एंजाइटी और स्ट्रेस पहले नंबर पर यहाँ पर ख़त्म करना है कि आप लोगों ने अपने पुरसकून माहौल में खाना खाना है। आपका इंटरेस्ट जो है ना, वो आपने कोई लेक्चर सुनते हुए या कोई ड्रामा अच्छा देखना है, वो देखते हुए आप लोग चबा चबा के खाना, रिलैक्स होकर पौने घंटे में आपका खाना ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल छोटी बाइट लेके उसे चबा के, ताकि यहाँ पे ही काम शुरू हो जाए और यहाँ पे ब्रेन को सिग्नल जाए कि अच्छा अब प्रोटीन आने वाली है, अच्छा अब कार्बोहाइड्रेट आने वाले हैं, अच्छा अब फ्रूट खाने वाला है, मुझे इसका वो टेस्ट आने वाला है, ताकि ब्रेन को अच्छे सिग्नल जाए यहाँ पर। जब आप लोग पहले ही सोच के परेशान होकर खाना खाएंगे कि ये तो हमें हजम ही नहीं होना है, इसने जाके हमें अभी लूज मोशन आ जाना है, अभी ऐसे हो जाना है, तो वहाँ पे सिग्नल ब्रेन को बुरे वाला जा रहा है। तो वो उसने भी फिर रिएक्शन में उसने जो रिएक्ट करना है आगे से, वो भी बुरा रिएक्ट करेगा, वो आपको मज़ीद एंजाइटी देगा, मज़ीद स्ट्रेस देगा। इसको यहाँ पे सिग्नल आप लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ इसके साथ चलना है। यहाँ पे इसको खुशी का सिग्नल, अच्छे का सिग्नल देना है। आप लोग ये नूडल्स वगैरह, जब आप लोग स्टिकी चीज़ें जब खाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह, जिनको गट वगैरह का इशू है, ब्रेन वहीं सिग्नल जाता है, गट से सिग्नल जाता है ब्रेन को कि भाई ये तो स्टिकी चीज़ आ रही है, ये मुझसे हज़म नहीं हो पाएगी। वहीं पे वो आपका वो सारा सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अव्वल तो आप लोगों ने चॉइस अच्छी करनी है कि आप लोगों ने मेरी गट के जितने भी इशू वो है ना, वीडियोज़ हैं, वो आप लोगों ने सारे सुनने हैं, ठीक है ना। अगर इसमें से कोई चीज़ मिस भी हो जाए तो आप लोगों का वहाँ से क्लियर हो जाए, पूरा हो जाए वहाँ से। अच्छा, आप लोगों ने अब खाना अपना यहीं पर पहला सिग्नल दे देना है, उसको अच्छे से चबा के। उसके बाद आप लोगों ने अपना यहाँ पर अब खाने यहाँ से चला गया मैदे में मैं क्या कह रही हूँ कि मैदे का में तेज़ाब अच्छा होना चाहिए, मैदे का एंजाइम्स होने चाहिए वहाँ पर उसको डाइजेस्ट करने के लिए। आप लोगों ने वहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर उसे देना है खाना खाने के। ये आपकी प्लेट पड़ी है, ये सामने आपके खाना पड़ा है, यहाँ पे आप एप्पल साइडर विनेगर अपना वो डाल के रखा होगा, यानी कि छोटा आधा चम्मच आप लोग ले लें, आधे ग्लास पानी में वो डाला होगा। आप अपना फ़ौरन वो एप्पल साइडर विनेगर स्ट्रॉ के साथ पीजिएगा। एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो भी समझ लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल है सारा कुछ। आप एप्पल साइडर विनेगर पियेंगे, उसके साथ ही आप लोग अपना खाना शुरू कर देंगे। आप लोगों ने उसे छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे तो वो फिर जिनके अल्सर हुआ है मैदे में या आंतों में अल्सर बने हुए हैं, वहाँ फिर वो वहाँ से मूव करके आगे चला जाएगा और वहाँ पे जाके उसको वो इरिटेट करेगा और वहाँ पे चुभन होगी आपको। तो जब आप लोगों ने हमने खाना किस लिए, एप्पल साइडर विनेगर किस लिए पिला रही हूँ मैं आपको, खाना हजम कराने के लिए। साथ ही खाना डालें, ठीक है, वो पी लिया, साथ ही खाना डालें और आप लोगों का वो, ताकि मैदे का काम मैदे में हो, ये जाके वो खाना अनडाइजेस्टेड खाना आगे जाके आते हैं जो कि पहले ही वो कमज़ोर हुई पड़ी हैं, उनमें जान ही नहीं है, गुड बैक्टीरिया ही नहीं है, वहाँ पे जाके उनके लिए अजाब ना बनाए। तो आप लोगों ने पहला स्टेप यहाँ पे चबाने का करना है, दूसरा स्टेप आपने एप्पल साइडर विनेगर का करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने, जब आप लोग खाना, अभी वो भी बताती हूँ क्या चीज़ें आप लोग ऐड करें इसमें, ठीक है। आप लोगों ने जब आप अपना खाना खा चुके हों, आधा पौना घंटा, क्या खाना है ये बताती हूँ। आप लोगों ने आधा पौना घंटा खाना खाने में लगाना है। खा चुके हों तो 15 मिनट पुरसकून होकर बैठें। एक सोलियस एक्सरसाइजेज है, 5 मिनट वो बैठे बैठे करनी होती है, पाँव की मूवमेंट है, ताकि वो मूवमेंट मसल्स के अंदर हो और खाने को थोड़ी हिलजुल अंदर हो। वहाँ खा के बैठ जाएंगे, स्ट्रेस लेना शुरू हो जाएंगे, अब हमें ऐसे हो जाना है, हमें ऐसे हो जाना है, ऐसे सोल्यूशन नहीं निकलना है, ना ही किसी दवाई से सोल्यूशन निकलना है। वो सोलियस एक्सरसाइज करें आप लोग 5 मिनट। उसके बाद 10 से 15 मिनट पुरसकून होकर, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, जहाँ पे भी हैं, 10-15 मिनट पुरसकून हो जाए और आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग करनी। डीप ब्रीदिंग, नाक के थ्रू सांस लेके जाना है, उसे थोड़ी देर होल्ड करना है, मुंह के थ्रू निकालना है। 5 सेकंड अगर लगे हैं ना सांस अंदर ले जाने में, तो 10 सेकंड बाहर लाने में सांस को लगे, थोड़ी देर होल्ड करना है, क्योंकि ऑक्सीजन जो सी है वो बहुत ज़रूरी होती है। अंदर वो सारे प्रोसीजर करवाने के लिए, ताकत के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और सांस ले लेना नाक के थ्रू, मुंह से निकाल लेना, ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब होगी। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए उसे थोड़ी देर होल्ड करेंगे, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हम जब सांस निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर फ़ौरन निकाल देंगे अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगी।
ठीक है। ये ब्रीदिंग को समझ लें कि ये एक तरीका, एक नेचर ने ये सब कुछ ये रखा हुआ है। आप लोग उसे होल्ड करेंगे और फिर वो ऑक्सीजन जो सी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में आपके खून का हिस्सा बनेगी और ये आपको रिलैक्स देगी और आप लोग देखेंगे आपको डकार आएंगे और आपको अच्छा फील होगा, आप लोग पुरसुकून हो जाएंगे। वहाँ पे खाने खा के उसे छोड़ नहीं देना कि बस अब ये खुद ही हज़म हो जाएगा। उसे आप लोगों ने थोड़ी एफर्ट करनी है, थोड़ा अपना आप दिखाना है कि मैंने अपने खाने को हज़म कराना है और थोड़ी सी हिम्मत आप लोगों को करनी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है। इस चीज़ को अप्लाई आप लोगों ने करना है। 3 मील ले रहे हैं, 4 मील ले रहे हैं, एक तो मील जो से हैं वो आप अपने छोटे रखें। अगर गट का इशू चल रहा है ना, यानी कि कम रखें मील, उसको रेस्ट दें, ठीक है। अब लंबी वो भी नहीं करनी है आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग कि भाई आप लोगों का वो एनर्जी लेवल ही ख़त्म हो जाए कि साजिदा ने कहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। तो आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग जो सी है वो करनी है, लेकिन जहाँ पे आपको स्ट्रेस आने का वो हो कि भाई अब यहाँ पे मेरी बस हो गई है, मुझे स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे आपने अपना फास्ट ख़त्म कर देना है, ठीक है। और मील भी 3 मील रख लें, मैक्सिमम 4 मील रख लें। इससे ज़्यादा स्नैकिंग बार बार मत करें। मैदे को रेस्ट आने दें, अपनी आंतों को रेस्ट आने दें, ठीक है, ताकि वो उन रिपेयर होने का उसे टाइम मिले। ये होगी चीज़। अब आप लोगों ने खाने में अब किस तरह से, अब आंतों में यहाँ पर डैमेज हुई पड़ी हैं, मैदा डैमेज हुआ पड़ा है, इसकी रिपेयर के लिए आप लोगों को कोई वो नहीं है जी, कीटो डाइट कर लो, वेजिटेरियन डाइट कर लो, कार्बिनो डाइट कर लो, ऐसी कोई डाइट नहीं। नेचर ने जो बनाया हुआ है सब कुछ गट को चाहिए। यहाँ पे बात कहाँ ख़राब हुई पड़ी है, आपकी आंतों पे, गुड बैक्टीरिया पे। अब गुड बैक्टीरिया जो उनसे हैं उसको हर चीज़ चाहिए। जितना आप डाइवर्सिटी ऑफ फूड देंगे, जितनी किस्म के क्वालिटी के आप मुख्तलिफ किस्म के खाने उसे देंगे, उतने ही मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया ग्रो होंगे। एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके गुड बैक्टीरिया आएंगे, दूसरे नंबर पे जितनी किस्म के खाने देंगे उतनी किस्म के ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी ना, तो एक कमज़ोर है तो दूसरा बैक्टीरिया ताकतवर होगा, ठीक है। डाइवर्सिटी देनी है, ज़्यादा किस्म के आप लोगों ने लाने हैं, तो वो कैसे आएंगे मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया? अगर एक ही चीज़ खाते जाएंगे तो वो उसी से रिलेटेड बैक्टीरिया होगा। आप लोगों ने वैरायटी ऑफ फूड देनी है। अब थोड़ा सा इसमें आप लोगों ने वो कर लेना है कि भाई फाइबर वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि गुड बैक्टीरिया नहीं है। प्रीबायोटिक फाइबर वगैरह जो सा होता है ये गुड बैक्टीरिया का खाना होता है, तो गुड बैक्टीरिया है ही नहीं, तो हम लोग उसे जो सा है उसे फाइबर दे देंगे हम लोग फ्रूट के थ्रू, जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। उसमें थोड़ा मीठा भी होगा, वो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। आप लोग सब्जियों का फाइबर, ज़्यादा फाइबर वाली सब्जियां नहीं देंगे, जिस तरह के भिंडी हो गई है, हलवा कद्दू हो गया है, इस तरह वाली ज़्यादा फाइबर वाली सब्जियां ना दें। जब गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे 2 महीने में, 1 महीने में, तब आप सब कुछ ऐड करेंगे। लेकिन अभी इस टाइम पे बहुत समझदारी से चलना होगा कि ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें ना हो, लेकिन अब छोड़ना भी नहीं है, सब्ज़ी भी ऐड करनी है आप लोगों ने, ठीक है। अब इसको अमीनो एसिड्स भी चाहिए, वो किस में पाए जाते हैं? वो गोश्त में पाए जाते हैं, रेड मीट में, हर तरह के। अब जो गट के पेशेंट है ना, मेरी नज़र में सबसे ज़रूरी इनके लिए 2 चीज़ें, अगर ये अपने विटामिन और मिनरल पूरे कर लेना, तो वहाँ से इनकी ताकत उठना शुरू होगी। उसमें आ जाता है विटामिन D3। अब विटामिन D3 हमें खुराक के थ्रू पूरा नहीं हो पाता है, इस वजह से आप लोगों ने इसे सप्लीमेंट के थ्रू लेना है। सप्लीमेंट इसका छोटी डोज से शुरू करें। जिन लोगों को बिल्कुल वो खाते ही हजम नहीं होता विटामिन D3, वो 2000 IU से ले लो, ठीक है ना। प्रो वाला ले लीजिएगा जिसमें K2 भी साथ में शामिल हो, ताकि पता नहीं अंडा आप लोगों को किस हद तक अंडे, मैं K2 के लिए अंडा यूज़ करवाती हूँ कि 2 अंडे खाएँ, 2 से 3 अंडे खाएँ, उसमें K2 आप लोगों को मिल जाएगा। गोश्त खाएँ, उसमें K2 मिल जाएगा। मक्खन देसी घी खाएँ, उसमें K2 मिल जाएगा। तो वो सप्लीमेंट ना लें। लेकिन अब मैदा हजम नहीं कर रहा है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उसकी एब्जॉर्बेबिलिटी ही नहीं पता है, तो आप लोग फिर क्या करेंगे? आप लोग 2000 IU ले लेंगे, प्रो विटामिन D3 ले लीजिएगा, ठीक है। तो सनी डी का ले लीजिएगा। तो आप लोगों ने उसको 1 टैबलेट से शुरू करें, ठीक है ना। 1 टैबलेट उसकी लें ताकि थोड़ा तो अठाओ इम्यूनिटी में आए ना। विटामिन D3 ने बहुत तेज़ी से स्पीड अप आपका काम करना है। अगर वो जिस्म को लग गया तो बात लगने की भी है, तो आपने विटामिन D3 आप लोग 2000 IU ले लीजिएगा। जब आपका ठीक होने लगेगा गट, फिर 5000 IU पर डे ले लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी डोज। उसके बाद मैं कहती हूँ कि जिंक को उठाएं, अपना जिंक लेवल अच्छा करें। अब जिंक कहाँ से आप लोग अच्छा करेंगे? वो आप पंपकिन सीड थोड़े ऐड करके, बाकी रेड मीट। अब बोटियाँ हजम नहीं हो रही हैं, उसको डाइजेस्ट करना बोटी को एक आम इंसान के लिए एक मायने रखता है, तो जो गट का पेशेंट है उसके लिए तो वो मायने रखेगा ना, उससे नहीं डाइजेस्ट हो पाएगी। तो आप लोगों ने उसकी बड़े गोश्त की यखनी ले लेनी है, ठीक है। बड़े गोश्त का इसलिए कह रही हूँ, उसमें ज़्यादा मिकदार में ये
सारी चीज़ें, एक ही नहीं, सेलेनियम, पता नहीं कौन कौन से मिनरल अल्लाह ताला ने उसमें घुसाए हुए हैं। तो आप लोगों ने उसके बड़े गोश्त की यखनी लेके उसको आप लोग जौ का दलिया लें, ठीक है, जौ के दलिए में उसे कुक करें। यखनी मत पीजिएगा, अब गर्मियाँ भी हैं तो वो नहीं डाइजेस्ट आप लोगों से, वो डायरेक्ट वो गर्मी डायरेक्ट एकदम जाके वो करेगी अंदर और वो फिर वो इशू होगा। आप लोग ने यखनी निकाल लेनी है, उसे भून के उसमें दलिया डालें, थोड़ी सी कोई सब्ज़ी डाल लें, थोड़ी सी गाजर या मटर थोड़ा डाल लिया, वो आप लोग उसमें डालेंगे। उसके अलावा थोड़ी दाल, मूंग की दाल, B1, ठीक है, बी कम्प्लेक्सेस भी बहुत ज़रूरी है उसमें। B1 जो सा है ना, वो आप लोग B1 से कम्प्लेक्सेस में स्टार्ट करें, बी कम्प्लेक्सेस से। एक तो रेड मीट की यखनी में भी बी कम्प्लेक्सेस आ जाएंगे, B12 वगैरह आ जाएगा। B1 जो सा है वो इसमें नहीं होगा। B1 आप लोगों को मूँग की दाल से मिलेगा, ठीक है। अभी स्टार्ट में आप लोगों ने छिलके के बगैर लेनी है मूँग की दाल, वो आपका B1 पूरा करेगी। वो आप बेशक उसमें दाल भी डालें, खिचड़ी टाइप बना लें ना जौ का दलिया, उसमें आप यखनी डालें, मूंग की दाल डालें, थोड़ी सी कोई सब्ज़ी डाल लें, प्याज डालें, अदरक लहसुन डालें, अच्छा सा करके उसे आप अपने वो उसको बनाएं। वो आप लोग अपने एक मील आप अपना उसका रख लें, वो आपके वो हील करेगा, आपके विटामिन मिनरल भी उसमें आ रहे हैं और वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को तेज़ी से वो रिकवर करने की तरफ जाएंगी। ये हो गया। उसके बाद आप लोगों ने इसका और भी आहिस्ता आहिस्ता करके फिर और भी सब्जियों में ऐड करके और दालों में ऐड करके आप लोग इसे बनाना शुरू करेंगे। लेकिन जो बहुत सीवियर कंडीशन में है उनके लिए ये कंडीशन बता रही हूँ कि आप लोग इस तरह से अपना वो स्टार्टअप लें। उसके बाद आप लोगों ने अपना फ्रूट की मैं बात कर रही हूँ कि हम लोगों ने फाइबर देना है, फ्रूट के थ्रू देना है, ठीक है। अब मैंने पम्पकिन सीड डाल दिया, इसमें सीड्स डाल दिए, ठीक है। नट्स में आप लोग बादाम से ऐड कर सकते हैं, लेकिन भिगो के छिलका उतार के उसे काबिल हज़म बना देता है, ठीक है। वो आप उस फॉर्म में उसको बादाम को लेंगे, थोड़ा नट भी आ जाएगा, थोड़ा सीड भी आ जाएगा, गोश्त की यखनी भी आ गई, सब्ज़ी भी आ गई, दाल भी आ गई। अब रह गया फ्रूट। वो आपने अब फ्रूट जो सा है वो मौसम के हिसाब से कोई भी फ्रूट आप लोगों ने वो ले लेना है, लेकिन तरबूज, खरबूजा, पपीता जिसमें फाइबर ज़्यादा है वो वाले फ्रूट आपने अवॉइड करने हैं, ठीक है। केला आप लोग ले सकते हैं, प्रीबायोटिक भी है, मैग्नीशियम भी मिलेगा इसमें, और भी बहुत ज़्यादा इसमें खसूसियात मिल जाती हैं, लेकिन एक ही टाइम पे लेना है, लिमिटेड मिकदार में एक केला लें, ठीक है। बेशक आप पम्पकिन सीड के साथ उसकी स्मूदी बना लें, अब बादाम के साथ उसकी स्मूदी बना लें, वो एक टाइम का मील आपका एक तरह से वो हो जाएगा, आपको ताकत भी मिल जाएगी, 3 घंटे भी आपके निकल जाएंगे। उसके बाद आप लोग अपने खुबानियाँ जैसे 3-4 खुबानियाँ खा लें, 2 आलू बुखारा खा लें। इस तरह से करके मुख्तलिफ वैरायटी आपने 3 मील लेने हैं, तीनों मील के साथ थोड़ा थोड़ा फ्रूट लेना है। फ्रूट की स्नैकिंग नहीं करनी। अब आप लोगों ने ये नहीं शुरू कर देना कि साजिदा ने कहा है कि फ्रूट ऐड करो, फ्रूट के लेना है, लेकिन फ्रूट शुगर की तरफ लेके जाएगा अगर आप स्नैकिंग करेंगे, आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाएगा अगर आप स्नैकिंग करेंगे। मैं स्नैकिंग करने को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने अगर केला लेना है तो उसे सीड के साथ उसे स्मूदी बना लें, उसमें सीड भी आ जाएगा, उसमें फ़ैट भी आ जाएगी, प्रोटीन भी आ जाएगी, बादाम की फ़ैट प्रोटीन आ जाएगी, तो वो उसको एकदम इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देगी। मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने अपने डिनर यखनी ले रहे हैं, वो खाया आपने, दलिया लिया है, तो उसके साथ 3-4 खुबानियाँ ले लें, 4-5, तो वो खुबानियाँ आपने बाद में खानी है, पहले अपना दलिया खाना है, बाद में आपने वो खानी है, एज अ स्वीट डिश आपने खाना है, ठीक है। इस तरह से, और अपने हर 3 मील ले रहे हैं, तीनों मील के साथ थोड़ा थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर ले लें, वो आपके खाने को मैदे में ही हजम करा देगा, आगे जाके आंतों पे अजाब नहीं बनने देगा। इस तरह से आप लोगों ने, और वाटर का इंटेक आप लोग अच्छा रखें। इस तरह से करके आप लोग अपने एंजाइटी देखिएगा कैसे भागेगी, डीप ब्रीदिंग, ठीक है। और रात का खाना खाने के 1.5 घंटे बाद 15-20 मिनट वॉक करके खाने को ठिकाने लगा के हजम करके फिर आप लोगों ने बेड पे सोने के लिए जाना है। कहाँ गई आपकी एंजाइटी और कहाँ गया आपका ये आंतों का मसला? प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है, और यही छोटी छोटी चीज़ों को ही ऐड करके आप इससे निजात पा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।